नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम बैक टू प्रेपनेक्स। आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम लोग आ गए हैं बात करने के लिए सारी एनसीईआरटीज के बारे में, जो कि आपकी सबसे बड़ी दुविधा थी कि आखिर तैयारी करनी है यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की। एनसीईआरटीज सारी कौन सी हैं, किनको पढ़ना है, किनको नहीं पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। सारे चैप्टर्स की बातें करेंगे, जैसे साइंस वगैरह में जो कुछ सब्जेक्ट कम है, जिनको पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है, सारी बातें पूरी होंगी। सभी एनसीईआरटीज की चर्चा होंगी। आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को करने के बाद आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई चिंता नहीं रह जाएगी। ये टेंशन बिल्कुल नहीं रह जाएगी कि कौन सी पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है। मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा बिल्कुल ठीक से। आप सबको बस क्लास को देखना है और अपनी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। उसके रिगार्डिंग आपकी क्लास आ जाएगी, जो भी समस्या होगी। और साथ में जितने भी बच्चे आप लोग साथ में हो, सब तैयारी कर रहे हो, तो सबके साथ इसको साझा कर दो, जिससे सबको ये पता चल जाए। एनसीईआरटी वाली समस्या आपको पता है बहुत बड़ी है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। तो आज ये कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो ऑल एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। अब मैं यूपीएससी और यूपीपीएससी की बात एक साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल लगभग एक जैसा सिलेबस है। किसी में थोड़े ज्यादा फैक्ट आते हैं जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस में, और किसी में थोड़ा बोधगम्यता ज्यादा है जैसे यूपीएससी में। तो दोनों लगभग सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, लगभग नहीं कहेंगे, बिल्कुल सिमिलर हैं। बस मेंस में जाकर के वैकल्पिक विषय हट जाता है पीसीएस में, वहां पर जो दो पेपर हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाते हैं। इसमें आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन वैकल्पिक विषय से एनसीईआरटी का कोई संबंध नहीं। एनसीईआरटी तो जीएस के लिए होती है। जीएस के जैसे 4 पेपर यहाँ, 4 पेपर वहां। जीएस का जैसे फर्स्ट पेपर यहां होता है, वैसे फर्स्ट पेपर वहां होता है, और दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। आज तो मैं आपसे बात करूंगा एनसीईआरटी की। अगली क्लास में मैं ये बात करूंगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे ये कंफ्यूजन है कि सर पढ़ने क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, बेटा ये बिल्कुल कंफर्म है। आप समझ लो कि प्रीलिम्स के ही नहीं, मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली, केवल यूपीएससी के नहीं बल्कि यूपीपीसीएस में डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी में। तो हम बात करेंगे अगली क्लास में कि कैसे आपको एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना है। आज ये बात कि एनसीईआरटी कौन कौन सी आपको पढ़नी है, सब्जेक्ट वाइज लेकर मैं आपको चलूंगा। सबसे पहले हमारे सामने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हैं, इतिहास की एनसीईआरटीज हैं। ये कौन सी एनसीईआरटीज हैं बेटा? ये न्यू वाली एनसीईआरटीज हैं। आप सभी लोग ये जानते हैं कि इतिहास में नए और पुराने का एक अलग लफड़ा चल रहा है। न्यू वाली एनसीईआरटीज पढ़नी है कि पुरानी वाली, इस पर हम एक सेकंड बाद बात करेंगे। पहले हम न्यू एनसीईआरटीज सारी देख लेते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो बीएससी करके आए हैं, बीटेक करके आए हैं, या दूसरे कुछ टेक्निकल कोर्सेज करके आए हैं, जिन्होंने इतिहास को कभी अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा है। उनके लिए बेसिक से शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इतिहास को ग्रेजुएशन में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तब तो आप केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ के काम चला सकते हैं। 9th 10th की भी पढ़ लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप इतिहास में नए हैं तो मैं कहूंगा 6 से शुरू कीजिए। 6 हमारा अतीत 1, हमारा अतीत 2, हमारा अतीत 3, 6 7 8। कक्षा 9 में भारत और समकालीन विश्व है, कक्षा 10 में भारत और समकालीन विश्व 2 है, मतलब कक्षा 9 में पार्ट 1, कक्षा 9 में पार्ट 2। कक्षा 11 में विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, और कक्षा 12 में भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ये 3 थीम है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। यहां पर आपको फोटोज भी मिल जा रही हैं। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इनको आपको पढ़ना कहां से है। बहुत सारे बच्चे नहीं परचेज कर सकते हैं, तो उनके लिए इतनी सरल सुविधा मैं बता दूंगा कि आपको आसानी से सब कुछ आपके मोबाइल में मिल जाएगा। ठीक, तो ये न्यू वाली एनसीईआरटीज है। अब देखिए, अब पुरानी वाली भी देख लेते हैं। ओल्ड वाली एनसीईआरटीज कौन सी हैं? ओल्ड वाली एनसीईआरटीज ये हैं। जब एनसीईआरटी बनी थी और सिलेबस बनाया गया था, तो कोई ऐसा पैटर्न डेवलप नहीं किया गया कि बच्चों को स्पेसिफिकली कैसे कैसे शिक्षा देनी है। तो उन्होंने सबसे बेहतरीन किताबें बना दी कि सारा नॉलेज एक जगह स्टोर रहे, वहीं से बच्चों को मिल जाए। बाद में जब शिक्षा नीतियां डेवलप हुई तो उनको व्यवस्थित किया गया श्रृंखलाबद्ध रूप से। तो व्यवस्थित किया गया रूप ये है। लेकिन अगर यूपीएससी के तौर पर देखा जाए और मेरे अपने अनुभव के तौर पर देखा जाए, मेंस और प्रीलिम्स के अनुभव के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो मैं कहूंगा कि आपको ये वाली एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए जो कि प्राचीन भारत की। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसे प्रेफर करता हूं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये है। प्राचीन भारत आपकी रामशरण शर्मा की है, मध्यकालीन भारत आपकी सतीश चंद्रा की है, और आधुनिक भारत विपिन चंद्रा की है। तो ये पुरानी एनसीईआरटीज आती हैं, पुरानी भी मिल जाती है मार्केट में। और एक कक्षा 11 में समकालीन विश्व का इतिहास चलता था, ये भी बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये जो तीनों एनसीईआरटीज हैं, जब इनको एनसीईआरटी ने छापना बंद कर दिया, सिलेबस में चलना बंद हो गया, तो इसको ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने
ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन ने इसको अपने पास से छाप दिया है। ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन की बुक्स मिल जाती हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एक एक अक्षर वही है, बस केवल पब्लिकेशन बदल गया। एनसीईआरटी ने छापना बंद कर दिया, तो जिन्होंने लिखा था उन्होंने दूसरे को दे दिया। अब राम शरण शर्मा अपना ठेका किसी और को दे देंगे तो वो छाप देगा, वो तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो कि न्यू भी पढ़ना चाहते हो इन चारों के साथ, तो आप न्यू के ये 3 कक्षा 12 की तीनों किताबें पढ़ सकते हो। बाकी मैं कहूंगा कि आप प्रेफर करो प्राचीन भारत, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, तो ओल्ड इज गोल्ड है, क्योंकि इतिहास की समग्र जानकारी आपको यहां मिल जाती है। कुछ लोग तमिलनाडु बोर्ड वाली पढ़ते हैं, तमिलनाडु बोर्ड वाली भी किताब अच्छी है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेहतर है। मैं आपसे हिंदी में बात करूं तो हिंदी के लिए वैसे ये सारी किताबें अंग्रेजी में भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल एक एक लाइन वैसा ही, लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं ओल्ड एनसीईआरटी कहूंगा कि हिस्ट्री की प्रेफर करें, वो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि क्या होता है कि जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आप बहुत बिखरे हुए होते हो, चीजें नहीं पता होती हैं कि कैसे श्रृंखलाबद्ध करें चीजों को, तो यहां पर सब कुछ एक जगह मिल जाता है, ये आसानी आपके लिए हो जाती है। अगला विषय है ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो इसमें बेटा आंख बंद करके, भूगोल विषय में आंख बंद करके आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, जितनी यहां लिखी हुई है सारी पढ़नी है। कक्षा 12 पृथ्वी हमारा आवास, पर्यावरण हमारा पर्यावरण, संसाधन एवं विकास, समकालीन भारत 2, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौगोलिक पर्यावरण, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे यूपीपीसीएस की बात हो, आप अगर भूगोल की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट से लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसमें है। रिवीजन भी होता रहेगा आपका, जैसे समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 में पढ़ेंगे तो भारत भौगोलिक पर्यावरण यहां आपका रिवीजन हो जाएगा, चीजें एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे से चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। ये इनकी फोटोज हैं, फोटोज मैंने इसलिए दे दी हैं कि कभी आप मार्केट में गए लेने के लिए, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी, प्रेपनेक्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप कभी मार्केट में गए लेने के लिए कंफ्यूजन है तो आपने देख लिया, ले लिया। ठीक है, ये भूगोल की बात हो गई। उसके बाद हम पॉलिटी पर आ जाते हैं। पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी के प्रीलिम्स में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, और 20 से 22 क्वेश्चन ही यूपीएससी में आते हैं। करंट का भी इसमें एक पार्ट है, करंट के पार्ट पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम स्टैटिक पर चर्चा करते हैं कि आपके बेसिक्स कैसे क्लियर हों। तो इनके लिए कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 7 में, और भाग 3 8 में है। कक्षा 9 में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 है। मैं तो प्रेफर, मतलब मैं जब मुझसे कोई पूछता है कि भारतीय राजनीति को कैसे समझा जाए, तो मैं ये 3 किताबें, एक ये 3 किताबें मैं उनको जरूर रेफर करता हूं कि ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए, सामान्य नागरिक के लिए। भारत का सामान्य नागरिक भी अगर भारतीय राजनीति को समझना चाहता है, ये 3 किताबें जरूर पढ़े। तो कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, कक्षा 11 में राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार है। ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों किताबों का अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो लक्ष्मीकांत समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो कि पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की, भारत की राजव्यवस्था। तो वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा अगर आप ये दोनों किताबें अच्छे से पढ़ लेते हो। कक्षा 12 में आपका समकालीन विश्व राजनीति है और स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये दोनों पढ़ करके आप वैश्विक परिदृश्य को समझ सकते हो और भारतीय राजनीति के विकास यात्रा को समझ सकते हो। पार्टियों के बारे में भी इसमें है कि मतलब आप नहीं जानते हो कि बीएसपी कैसे बनी और नेशनल कांग्रेस का डिवीजन कैसे हुआ, कैसे वो कई पार्ट्स में विभाजित हुई, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यहां पर। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपसे कोई नॉर्मल व्यक्ति आपके गांव में पूछे कि भैया भारतीय राजनीति की समझ कैसे विकसित की जाए, तो आप कहो कि कक्षा 9-10 की एनसीईआरटी पढ़ लो, कक्षा 12 की स्वतंत्र भारत में राजनीति पढ़ लो। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनसे आपके क्वेश्चन करने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी और लक्ष्मीकांत आपके लिए हलवा हो जाएगा। लक्ष्मीकांत से लोगों को डर लगता है, इतनी मोटी किताब है और इतनी ज्यादा डेटा है उसमें, लेकिन वो डेटा आपके लिए कब सरल हो जाता है, जब आप पहले से डेटा में रिच होते हो, आप समझ रहे होते हो कि कैसे चीजों को पढ़ना है। अगली इकोनॉमी की बात हो रही है, तो इकोनॉमी में आपको जैसे क्या होता है कि हम लोग चाहे जितना भी पढ़ लें, अगर हम कोई बीकॉम नहीं करता जनरली, अगर कर भी ले बीकॉम तो वो बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, पास कर लेता है किसी तरह। तो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आते हैं, उनको समझने के लिए बेसिक्स की जानकारी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने बहुत कम एनसीईआरटीज आपको यहां पर दी हैं। कक्षा 9 की अर्थशास्त्र है, आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 10 की आर्थिक विकास की समझ। अब कक्षा 9 की अर्थशास्त्र आप छोड़ भी दें तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये तो जरूर ही पढ़ना है, नहीं तो आप इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही नहीं समझ पाएंगे, तो आप कैसे समझेंगे कि उसको कैसे करना है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र एक बुक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ चीजें आपको समझनी है, ज्यादा उसको बहुत फोकस नहीं करना है। समष्टि अर्थशास्त्र में एक दो चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनको पढ़ करके आप इकोनॉमी की अपनी समझ विकसित कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमी के लिए मार्केट में कोई अच्छी किताब नहीं है। इकोनॉमी आप यहीं से पढ़ोगे फिर डायरेक्ट करंट पे शिफ्ट हो जाओगे। कुछ लोग हैं जैसे मनोरल के नोट्स वगैरह, मनोरल सर के नोट्स वगैरह बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बेसिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आप जरूर पढ़ लो। और दूसरी बात, एक बात मैं और कहूंगा इकोनॉमी के लिए कि जो लूसेंट आपकी आती है, लूसेंट जो आती है उसका जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार कर लो, रट डालो बिल्कुल, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, डेटा है, और डेटा जब आपको पता रहता है तब आप उस पर बिल्डिंग बना पाते हो। जैसे न्यू मजबूत होगी तो बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की बात हो गई। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा प्रेपनेक्स वाले चैनल पर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगा। सोसाइटी, अब इंडियन सोसाइटी, जीएस फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी के मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए कैसे समझ विकसित की जाए? तो जाहिर तौर पर आप भारत में रहते हो, इंडियन सोसाइटी को जानते हो, लेकिन एकेडमिक्स की भाषा में इंडियन सोसाइटी जानना जरूरी है। हम बहुत कुछ जानते हैं, वैसे देखा जाए तो सब कहते हैं कि हिंदी भी आती है, लेकिन अगर चार व्याकरणिक शब्द उनसे पूछ लिए जाए तो अर्थ नहीं बता पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम है। कक्षा 11 में समाज शास्त्र का परिचय एक किताब है, और कक्षा 11 में ही समाज का बोध है। ये दोनों जरूर पढ़नी है आपको। यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समाज के बारे में जानना जरूरी है। और यूपीएससी यूपीपीसीएस का मेंस क्या चाहता है आपसे? सोशल अंडरस्टैंडिंग चाहता है, क्योंकि आपको समाज में ही कार्य करना है। तो डू यू नो अबाउट सोसाइटी और नॉट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर करके आता है वहां पर, उसके लिए किताबें बहुत जरूरी हैं। कक्षा 12 की जो भारतीय समाज किताब है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। और भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास आप समझ पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था मेंस में कि जो संयुक्त परिवार है वे क्यों टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्या उनके पीछे आर्थिक कारण है? अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस किताब से सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और बहुत रिपीटेड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंस में। ठीक है, तो ये आपकी किताबें सोसाइटी की हो गई। उसके बाद आपका साइंस की बात आ जाती है। अब आप कहोगे सर साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं? आप उठा के यूपीपीसीएस को देख लो, कम से कम 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। और यूपीएससी देख लो आपको, तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। लेकिन साइंस एंड टेक सॉल्व कैसे करोगे आपका जब तक साइंस डेवलप नहीं होगी ठीक से? अब किसी एक पोर्शन में आप कमजोर रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं विश्लेषण आपको बताऊंगा, विश्लेषण के लिए एक शॉर्ट आ जाएगी कि यूपीएससी 2024 में जो क्वेश्चन हुए उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आप समझ पाओगे किस सब्जेक्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी सब्जेक्ट आप मिस नहीं कर सकते, ना उसको कमजोर रख सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो कक्षा 6 से 10 तक तो आपको साइंस के नाम से ही एनसीईआरटी मिल जाती है, विज्ञान के नाम से। ठीक है, देखो ये विज्ञान के नाम से ही आपको 10 तक की किताब मिल जाएगी। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान हो जाता है, भौतिक विज्ञान आपको नहीं पढ़ना है। कक्षा 11 की जो रसायन विज्ञान है उसका अध्याय 14 पढ़ना है। ठीक है, अणु परमाणु के बारे में थोड़ा आपको पता चले, चीजें मतलब थोड़ी बेसिक्स आपको रसायन विज्ञान का क्लियर हो जाएगा। और कक्षा 11 के जीव विज्ञान में से अध्याय 4 और 5 पढ़ना है। अब आप कहोगे सर 4-5 पढ़ने के लिए पूरी किताब खरीदने? मत खरीदो पूरी किताब, प्रेपनेक्स वाले चैनल पे सारी एनसीईआरटी में डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। एक दो चैप्टर के लिए किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब कक्षा 12 हो गया, कक्षा 12 में क्या पढ़ना है? तो कक्षा 12 में भी जो रासायनिक विज्ञान की एनसीईआरटी है उसका अध्याय 16 पढ़ना है। कक्षा 11 का अध्याय 14, कक्षा 12 का अध्याय 16। और जीव विज्ञान में 8, 9, 10, 13, 16, 8 5 अध्याय पढ़ने हैं लास्ट के। अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 जीव विज्ञान का, चैप्टर 8, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 13, चैप्टर 16। अब आप कहोगे सर मैं तो मैथ से था, मैं कैसे जीव? बेटा बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। आपके डेटा है, डेटा पढ़ना जरूरी है, और ये पढ़कर आप स्वयं सोचो, आपकी चीजें जब आपको एक परिदृश्य जब आपके सामने संपूर्ण होकर के उभरता है तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। जब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, जो जिन घरों की नींव मजबूत होती है उन घरों में कितने भी फ्लोर बनाए जाएं प्रॉब्लम नहीं होती, और जिनकी नींव मजबूत होती है वो बस एक फ्लोर बनाने के बाद इंजीनियर आके कह देता है कि नहीं अब दूसरा नहीं बन पाएगा। तो आप नींव मजबूत कर लो, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीसीएस तो आपका एग्जाम है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत दिनों तक काम करती है, आपके साथ रहती है। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक पेपर ही सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश का लग गया मेंस में, तो आपको आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से समझना है। आर्ट एंड कल्चर की 2 किताबें एनसीईआरटी में है, और एक बुक है नितिन सिंघानिया वाली।
नितिन सिंघानिया वाली किताब है। नितिन सिंघानिया वाली किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छी किताब नहीं है। एक दृष्टि वालों ने भी निकाला है, लेकिन दृष्टि वालों ने क्या किया कि एक तो उनके पास शायद जल्दबाजी थी, उन्होंने डेटा खूब सारा भर दिया, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है उसको पढ़ने में। नितिन सिंघानिया बिल्कुल भी डेटा रिच नहीं है, बहुत एक्सप्लेन्ड तरीके से, और मोटी किताब आपको लगेगी लेंगे आप लोग, लेकिन बहुत बहुत दूर दूर लिखा हुआ है, बड़ा चित्र उत्र बना के सुंदर लिखा है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। लेकिन एनसीईआरटी में कक्षा 11 का भारतीय कला का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और कक्षा 12 की भारतीय कला का परिचय भाग 2, कक्षा 11 में भाग 1 है, कक्षा 12 में भाग 2, ये दोनों किताबें आपको जरूर से जरूर पढ़ लेनी है, बहुत बेसिक है और इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब कहां से पढ़ें, सबसे बड़ा सवाल आता है कि एनसीईआरटी को कहां से पढ़ें। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो और आप किताबें खरीदना नहीं चाहते हो, तो आपके लिए मैं 3 तरीके बता देता हूं, आपके लिए 2 तरीके बता देता हूं, 3 क्या 2 तरीके बता देता हूं जिनसे आपको मिल जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि आपको सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ प्रेपनेक्स वाले प्रेपनेक्स के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहां से पढ़ें, तो आप ncrt.nic.in/textbook.php जब आप ये गूगल में डालोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। ठीक, अब यहां पर आप क्लास सेलेक्ट कर लो, यहां पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और यहां पर बुक का टाइटल सेलेक्ट कर लो, बस गो कर दो और डाउनलोड कर लो पीडीएफ। ये तो एनसीईआरटी की वेबसाइट हो गई। एनसीईआरटी ने अपना ऐप भी लॉन्च कर रखा है, ई पाठशाला करके ऐप है, मैं अक्सर कहता रहता हूं। ई पाठशाला एंड्रॉइड पर भी है, और अगर आप आईफोन चलाते हो तो आईफोन पर भी ई पाठशाला ऐप है। ई पाठशाला ऐप में आप जाओगे, सेम यही प्रोसीजर है कि क्लास सेलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और एनसीईआरटी में टॉपिक सेलेक्ट करोगे और डाउनलोड कर लोगे। इसमें पढ़ने के लिए भी आसान है, जैसे आपने किंडल वगैरह पे देखा होगा, ऐप पे कुछ लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, तो बहुत सुंदर ऐप बनाया है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी सहायता ले सकते हो। एंड्रॉइड फोन है तो आप इसको डाउनलोड करो, ली पाठशाला को। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ncrt.nic.in/textbook.php पर चले जाओ, वहां पर आपको सारी किताबें मिल जाएंगी, नई वाली मिल जाएंगी। अब अगर मेरे जरिए आप चाहते हैं तो आपको प्रेपनेक्स का, आप जाएंगे प्रेपनेक्स सर्च करेंगे तो आपको प्रेपनेक्स का चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जल्दी में हमने शुरू किया है ये चैनल, बच्चों के लिए बहुत सारा नोट्स का डिमांड आ रहा था तो आपके लिए शुरू किया, काफी नोट्स इसमें पड़े भी हुए हैं, और आपको सारी एनसीईआरटी श्रृंखलाबद्ध 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करके मिल जाएगी। जो पढ़नी है वही मिल जाएगी। जैसे साइंस वाली बताई तो मैं वही चैप्टर डालूंगा जो आपको जीव विज्ञान में पढ़ना है, सारे नहीं कि पूरी किताब ही डाल दी, अब आप खोज रहे हो, नहीं, जितना पढ़ना है उतना ही डालूंगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं पर्सनल क्वेश्चंस के लिए, तो ऋषि सर ऑफिशियल को आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा मेरा नाम लिखा हुआ, और कुछ 4000 फॉलोअर हैं तो आप पहचान लेंगे। तो ये आपका जो एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम था ये आज समाप्त हो चुका है। आपके लिए एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों पढ़ना है, क्या क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पीसीएस और यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस और प्रीलिम्स में आते हैं, इसके लिए हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको साझा कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक कर लेना है वीडियो को। बाकी बने रहिए, आपको आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी यूपीएससी की जर्नी में, यूपीपीसीएस की जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन ही कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा विद इन 24 आवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।